नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। आज 19 जून शुक्रवार के सभी देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल रैंक अधिकारियों के बीच बातचीत फिर रही बेनतीजा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प मुद्दे पर गुरुवार को भी दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर के दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक अधिकारियों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इससे पहले बुधवार को दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाई थी। सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में एयरफोर्स 21 मिग-29 भी बढ़ाएंगे ताकत। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है। भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को 12 सुखोई और 21 मिग-29 विमानों को शीघ्र अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेजा है। तिब्बती पीएम बोले, गलवान पर चीन का अधिकार नहीं, गलत दावा कर रही है चीनी सरकार। जी हां, तिब्बत की निर्वासित सरकार के पीएम लोब्सांग सांगे ने कहा कि गलवान वैली पर चीन का अधिकार नहीं है। अगर चीनी सरकार ऐसा दावा कर रही है तो यह गलत है। गलवान नाम भी लद्दाख का दिया हुआ है, फिर ऐसे दावों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। पीएम लोब्सांग सांगे ने कहा कि अहिंसा भारत की परंपरा है और यहाँ इसका पालन होता है। वहीं चीन अहिंसा की बातें तो करता है लेकिन पालन नहीं करता, वो हिंसा का पालन करता है। इसका सबूत तिब्बत है। चीन ने हिंसा के दम पर ही तिब्बत पर कब्जा किया है। चीन को भारत दे रहा करारा जवाब, रेलवे ने खत्म किया चीनी कंपनी से करार। जी हां, लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सरकार ने चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। एक और जहां गुरुवार को भारत और चीन की सेनाओं के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, वहीं भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना करार खत्म कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम होना था, जिसकी लागत 471 करोड़ रुपए है। दोस्तों, एक बड़ी खबर भारत नेपाल विवाद को लेकर आ रहा है, जहां नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर साइन कर दिया है। 3 भारतीय इलाकों पर जताया गया है हक। जी हां, नेपाल के राष्ट्रपति विंध्या देवी भंडारी ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिया। इसे अब संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद से सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नए नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने उस नए राजनीतिक नक्शे के अपडेट करने के लिए संविधान में बृहस्पतिवार को संशोधन कर दिया, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगला अपडेट श्री राम मंदिर को लेकर आ रहा है, जहां भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम टाल दिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है, जबकि यह फैसला भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है। यही नहीं, ट्रस्ट ने सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा से सभी वीर शहीदों को अपने निज धाम में निवास देने का प्रार्थना की है। साथ ही दुख परिजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है। पुरी में रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को होने जा रही ऐतिहासिक वार्षिक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस एस.एस. बोपन्ना की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस साल रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, यदि हमने इस साल रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा संगम नहीं हो सकता है। यूएनएससी में निर्विरोध जीता भारत, पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय का आभार व्यक्त किया है। जी हां, भारत को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया।
भारत को 192 में से 184 देशों के वोट मिले। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा। आपको बता दें कि यह 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चुने जाने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। आपको बता दें कि भारत 2011-12 में भी अस्थायी सदस्य था। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की नई योजना, 116 जिलों में मिलेगा रोजगार। जी हां, कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस हालात के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम मोदी करेंगे। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मीडिया को जानकारी दी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, एसबीआई कस्टमर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, जहां 21 जून को बंद रह सकते हैं एसबीआई के कुछ सर्विसेज। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। गुरुवार को स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि 21 जून 2020 को उसकी ऑनलाइन सर्विसेज बंद रह सकती है। ऐसे में अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्लान बना रहे हैं तो इसके हिसाब से ही बनाएं। कुछ दिन पहले ही एसबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन करने में समस्या आ रही थी। गुरुवार को एसबीआई ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बैंक अपने कुछ एप्लीकेशंस के लिए नए एनवायरनमेंट को लागू कर रहा है, इसलिए 21 जून को बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने में समस्या आ सकती है। हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि इस असुविधा से बचने के लिए वो पहले ही प्लान कर लें। लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ सोना, चांदी में भी तेजी। जी हां, गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं के भाव में इजाफा हुआ है, जिसका असर घरेलू बाजार पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि सोने का भाव 280 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 48,305 रुपए हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 260 रुपए की तेजी देखने को मिली है। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा रहने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। इससे पहले राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में हीट वेव का प्रचंड प्रकोप जारी रहेगा।